अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नदीम बसरा आपके साथ एक बार फिर हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, बात करेंगे हम पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ इन दिनों के अंदर, खुसूसी तौर पे क्योंकि मोबाइल की इंटरनेट जो सर्विसेज थी वो मुअत्तल थी, लोगों को कुछ पता नहीं लग रहा था। सिर्फ केबल आ रही थी, बाद इलाकों में केबल भी नहीं आ रही थी। सियासी एक्टिविटीज़ क्या हो रही थी, हुकूमती अवानों के अंदर क्या हो रहा था, पुलिस किन पीटीआई वर्कर्स को घरों से उठा के जेलों में डाल रही थी, पीटीआई के कौन से वर्कर्स जो थे वो पुलिस के पीछे भाग रहे थे, पुलिस आगे आगे भाग रही थी, अदलिया के अंदर क्या चीज़ें चल रही थी, लाहौर शहर किस जो है वो सियासी मैदान किस किस्म का बना हुआ था, फिर इसके साथ इस्लामाबाद में क्या चल रहा था, और सबसे बढ़कर ये कि जो इस किस्म की एक्टिविटी चली थी, पॉलिटिकल एक्टिविटी, उसके अंदर स्पोर्ट्समैन, शोबिस स्टार्स, सेलिब्रिटीज़ अपना हिस्सा डाल रहे थे, फिर धमकियां आ रही थी, फिर सबसे बढ़कर ये कि बैरूनी दुनिया वो क्या हमारे बारे में सोच रहे थे, ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे बारे में क्या सोच रहे थे। तो मोबाइल इंटरनेट की सर्विसेज बंद होने की वजह से बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी। लिहाजा कोशिश करूंगा कि अहवाल बताऊं कि लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर, फिर इस्लामाबाद से लाहौर, ये क्या एक्टिविटी रही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, नदीम बसरा ऑफिशियल यूट्यूब मेरे चैनल का नाम है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। अच्छा जी, खान साहब गए इस्लामाबाद। खान साहब इस्लामाबाद जैसे गए तो आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो बैठे हुए थे। वो जैसे ही बैठे हैं तो शीशे तोड़ दिए गए, रेंजर्स अंदर आ गए, उन्हें उठा के गाड़ी में डाला, गाड़ी में उठा के उन्हें सेफ हाउस में ले गए। उसके बाद मुल्क के अंदर जलाओ गिराओ, लाहौर शहर के अंदर क्या हुआ, इस्लामाबाद, फिर पिंडी, फिर आप चले जाए पेशावर, कोयटा, बलूचिस्तान, केपी के मैं सूबों की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर देखे बिल्डिंग्स को गिराया गया, शोहदा की जो लगे हुए थे, पोस्टर्स लगे हुए थे, तस्वीरें लगी हुई थी, उनको मस्क किया गया। बड़ा वो भी जिसे कह लें कि दिल बर्दाश्ता चीज़ें थी जो बड़ी मुश्किल से मैंने भी की। और फिर आपने बिल्डिंग्स को जो है ना वो उसको नुकसान पहुँचाया गया। लाहौर शहर के अंदर जो है ना कोर कमांडर हाउस जिसे जुना हाउस, आप लोगों को पता लगना शुरू हो गया कि उसकी बिल्डिंग्स को भी आग लगा दी गई। आग तो नहीं, सॉरी, उसकी बिल्डिंग्स को जो है ना वो नजर आतिश किया गया, कुछ पोर्शंस को, सारी बिल्डिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रही। और फिर रेडियो पाकिस्तान केपी के उसके अंदर वो तारीखी बिल्डिंग थी। फिर मियाँ वाली में जो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो बिल्कुल एंटी जिसे कहते हैं दाखिली दीवार होती है, जो बिल्कुल जो वॉल बनाई होती है, उसको भी गिरा दिया गया। जो जहाज लगाए गए होते हैं उनको भी गिराया गया। खान साहब उधर रहे। उसके बाद खान साहब जितनी देर अंदर रहे, मुल्क के अंदर जो है ना बेयकीनी बढ़ती रही। कैलिफोर्निया, मसला अमेरिका के अंदर टेक्सास, वाशिंगटन डीसी, कैलिफोर्निया, वर्जीनिया, बड़े शहरों के अंदर मुजाहरे होते रहे। लंदन जो है ना वो भर गया मुजाहरों के साथ। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पूरी दुनिया के अंदर मुजाहरे होते रहे। इंडिया का जो मीडिया है, डिजिटल मीडिया, वो बाउंड करता रहा, बोलता रहा पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी अदारों के खिलाफ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बात सबसे अच्छी हुई, वो ये हुई कि जब निगरान हुकूमत ने और फेडरल हुकूमत ने उन्होंने फ़ौज को तलब किया केपी के में, बलूचिस्तान में और पंजाब के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा वाक़या वो नहीं हुआ कि फ़ौज आमने सामने होगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छी बात है। आज भी लोग जो है ना अपने इस अदारे की इज्जत करते हैं। वो वीडियो तो आपने देखी होगी कि लाहौर शहर के अंदर जो जनरल साहब आए हैं वो भी, उनको भी रिस्पेक्ट की निगाह से देखा जा रहा है। सियासी इख्तलाफ हो सकता है चंद लोगों के साथ, लेकिन उसको नत्थी नहीं करना चाहिए, उसको मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए हर एक के साथ। ये खैर गुजर गया। उसके बाद खान साहब की ज़मानत हो गई। खान साहब की ज़मानत वो हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई 8-10 घंटे बैठ रहे, वहाँ से लाहौर शहर आ गए और लाहौर शहर में उनका बड़ा वालियाना इस्तकबाल किया गया। रात को 3-3:30 बजे वो पहुंचे। जिस पुल के नीचे से गुजरते थे ऊपर से फूलों की पत्तियां उन पर निशावर की जाती थी और कारकुन उनके आगे पीछे उनकी गाड़ी को चूम रहे थे उनको, यानी कि जिसे कह रहे हैं कि वो उनकी इज्जत में इजाफा हुआ है। और फिर वो घर रहे हैं बखैर आफियत। उन्होंने अपनी बहनों से मुलाकात की, अपनी मिसेज से मुलाकात की, अपने दोस्तों से, अजीज़ व अकारब से मिले, पार्टी रहनुमाओं से मिले। ये तो एक आपको मैंने रिव्यू बताया कि ये हुआ है, इस तरह की चीज़ें। अब आगे देखें कि आज का दिन आ गया सैटरडे का दिन। तो उसके बाद सैटरडे के दिन से एक दिन पहले फजलुर रहमान साहब ने बढ़ के लगाने शुरू कर दी कि हम पहुंच जाएंगे अदलिया के बाहर और हम देखते हैं कि अदलिया कैसे ऐसे फैसले करती है, किसी मुलजम को कैसे छोड़ सकती है, किसी शरपसंद को कैसे छोड़ सकती है, हम अपनी फौज लेके आएंगे। उनका कहा कि हम डंडों मुक्कों से जो भी हमारे पास आएगा। उन्होंने थ्रेट किया। देखे मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपकी हुकूमत है, आप इस टाइम पीडीएम के सदर भी हैं, आपको ये समझना चाहिए कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 लगी हुई है। आपके लोग बैठेंगे तो आप कानूनन गिरफ्तार हो जाएंगे और इसमें आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी कि वो कानून जिसके तहत तमाम लोग, अगर 4-5 लोग इकट्ठे हों तो पुलिस उनको पकड़ के ले जाए। ये दफ़ा 44 का
यही इतलाक होता है। तो आप कह रहे हैं कि मैं पूरे पाकिस्तान से जत्थे लेके वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी ये कहा और नून लीग के लोग भी कह रहे हैं। मुझे इस चीज़ का वैसे, अच्छा वो आ क्यों रहे हैं? पहली बात ये है कि 14 तारीख को तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने कहा था कि वो पंजाब के जो इंतखाबात हो रहे हैं उसके लिए वो लास्ट डेट है, उस दिन हेयरिंग होनी है। मंगल वाले दिन जो नैब कवानीन है उसके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग रखी हुई, यानी कि वो इस आड़ में सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करना चाह रहे हैं। लेकिन वो बंदयाल साहब है उधर, और बंदयाल साहब की जिसे कहते हैं कि वो जब वो रूट से निकलते हैं तो वो जिस जगह हारन देते हैं लोग साइड पे होते जाते हैं। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब हैं, ठीक है। लिहाजा वो सितंबर के आखिर अक्टूबर के शुरू तक मुल्क के चीफ जस्टिस हैं। तो इसलिए कोई ऐसा फैसला ना कीजिएगा। और अगर मैं देखे बतौर जर्नलिस्ट ये समझता हूँ कि इस वक्त जितने लोग लब्बैक कह रहे हैं पीटीआई पे, तो एक बड़ी खासी और बड़ी जिसे कहते हैं वसी और लंबी लाइनें हैं इमरान खान साहब के पीछे, उनके वोटर्स की, उनके सपोर्टर्स की, पाकिस्तान में नहीं बाहर भी। अगर मंडे वाले दिन अदलिया के बाहर पीडीएम अपना जो है ना वो सियासी पावर शो करती है, अगर वो 1 लाख लोग ले आते हैं तो पीटीआई इस दौरान 10 लाख लोग इकट्ठे कर लेंगे। तो 1 लाख की फौज के सामने 10 लाख जो लोग इकट्ठे होंगे पीटीआई के या मुल्क के आइन के साथ वाबस्तगी के, तो वो जिसे कहते हैं कि वो खासी बड़ी तादाद होगी। लिहाजा मैं कह रहा हूँ कि आप इस फैसले पे कायम रहिएगा। आप संडे की रात यानी कि हफ्ते की शब को या दरमियानी शब को ये फैसला वापस ना लीजिएगा। अगर आपने ये फैसला वापस लिया तो ये आपकी सियासी मौत होगी, ये ज़हन में रखिएगा। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो लाहौर में वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म का जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि शरपसंदों को 72 घंटों में गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम। भाई पकड़ ले, फिर देखें, आपके पास राइट है, आप पकड़ ले। जिन लोगों ने, मैं खुद इस चीज़ का कायल हूँ कि जिन लोगों ने तनसीबात को नुकसान पहुँचाया है, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया है, जिन लोगों ने ज़ख्मी किया है इंतज़ामिया के लोगों को, गाड़ियाँ जलाई है, उन्हें कानून की गिरफ्त में ज़रूर आना चाहिए। लेकिन सियासी विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए किसके साथ, या आप किसी को सियासी जो है ना सिर्फ आप उसे कह रहे कि खाम खा किसी सियासत में उलझा के या सियासी तनाज़ात में उलझा के किसी को गिरफ्तार कर लें। तो हाँ, अपने शहबाज शरीफ साहब लाहौर के अंदर उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग भी की, उन्होंने कहा कि जनाब उधर भी गए हैं और उन्होंने वहाँ पे देखा, उस पर हमले का उन्होंने दुख का इज़हार किया। लाहौर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर जितने भी लोग ज़ख्मी मौजूद थे उनकी इजाज़त की, बतौर प्राइम मिनिस्टर उनका राइट है कि वो जाके इन जगहों पे देखें। और उसके बाद लाहौर शहर के अंदर ही मरीम नवाज साहबा भी गरजी हैं, उन्होंने भी एक इजलास किया है और उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज होगा पीडीएम का, उसके अंदर मुस्लिम लीग नून भरपूर शिरकत करेगी। बिल्कुल मरीम नवाज साहबा, आपको बिल्कुल आप उसमें शरीक होना चाहिए। ये इसलिए शरीक होना चाहिए आपको कि आपको पता लगे कि आपके साथ कितने लोग हैं, ताकि आपको देखें जो इससे पहले जो लोग सियासी बुढ़ास से निकाल रहे थे और वो तरफ का आखिरी पत्ता होता है ना, उसको भी फेंक रहे थे। ख्वाजा आसफ हो गया, राना सनाउल्लाह हो गया, मरियम औरंगजेब होगी, ये सारे वो पत्ते थे कि एग्रेशन शो करके किसी तरीके से अदालतों को जो है ना वो प्रेशराइज करना, वो भी वो इस्तेमाल कर चुके हैं। जिस रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खान साहब की ज़मानत ली है और उनको लाहौर तक जो है बहिफाजत पहुंचने का हुक्म दिया है, यकीन करें मेरे वाकफा ने हाल कह रहे हैं कि रायवेंड के अंदर मरीम नवाज साहिबा ने अपने ज़ाती मुलाजमीन पे गुस्सा निकाला था। लिहाजा मैं अब इतनी बात बता सकता हूँ कि मरीम नवाज साहिबा कितने गुस्से में थी कि उन ज़ाती मुलाजमीन पे भी गुस्सा निकाला जिनका तल्लक पीटीआई से नहीं था। लिहाजा इस बात की जो है ना आप शिद्दत को समझें कि वो क्या थी। तो इसलिए ये फैसला वापस ना लीजिएगा, ताकि आपको पता लगे। अगर देखें आपके पास मेजॉरिटी है और पीटीआई से ज़्यादा आपके पास अक्सरियत है, तो मैं बिल्कुल आपके फैसले की जो है ना बतौर जर्नलिस्ट मैं मानता हूँ कि वो राय, मैं वही राय पहुँचाऊँगा जो लोग वहाँ पे दे रहे होंगे। मेरा काम होगा कि बतौर एक डाकिए के तौर पे इमानत के साथ एक ही चीज़ दूसरे को पहुँचा दूँ। तो इसलिए आपके पास ये अच्छा मौका है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के पास, पीडीएम के सदर मौलाना फजल रहमान साहब के पास, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज साहिबा के पास ये सुनहरा मौका है। शर्जील मेमन साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बोल रहे हैं, ये उनके पास भी मैं कह रहा हूँ सुनहरा मौका है। आप अपनी सियासी ताकत शो करें और अपनी सियासी ताकत के साथ जो है ना पीटीआई को जिसे कह रहे हैं ना उनकी शिकस्त को फतह को शिकस्त में बदल दें।
تو یہ اس کو آپ لوگ قبول کریں گے میرا خیال ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا جتنے لوگ مہنگائی سے تنگ ہے, بے روزگاری سے تنگ ہے, جو لوگ 2 وقت کی روٹی سے 1 وقت کی روٹی پہ آ گئے, وہ بھی بمشکل ان کا گزارا ہو رہا ہے. اور جو بازاروں کی صورتحال ہے, جو معاشی صورتحال ہے, لہٰذا ان نعروں کا جواب دینے کے لیے بھی اس سیاسی شو میں تیار رہے گا. لوگوں ایسی مغلظات بک رہے ہیں اس حکومت کے خلاف کہ وہ بس, جسے میں اگر عام حالت میں بھی کروں تو مجھے جسے کہتے ہیں دوبارہ ایک دفعہ تو کلی کرنی پڑے گی, اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا. اور اس دوران اب حکومت یہی کرنے جا رہی ہے, اور حکومت کا یہی ارادہ ہے کہ کسی طریقے سے منڈے والے دن کو ایسا جسے کہتے ہیں کڑماس ڈال دیا جائے جس سے عدالت اپنے اصلی مقاصد اور اہداف سے ہٹ جائے, اور پنجاب میں جو انتخابات کا جو انہوں نے احکامات دیے ان سے بھی واپس ہو جائے. ایسا یہ وہ سوچ رہے ہیں, اور ایسا کرنے کا وہ ان کا ارادہ ہے. لیکن بہرحال کہ ایسا ہونا نہیں ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کی بھی پوری بھرپور طریقے وہ اپنی تیاری کر چکی ہے, اور وہ اپنی تیاری میں بالکل منوان جسے کہتے ہیں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. تو اس وقت جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ حکومت اور اپوزیشن پھر ایک دفعہ آمنے سامنے آ رہی ہے. لیکن کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سنڈے کی نائٹ کو جو پی ڈی ایم ہے اپنے احتجاج کا فیصلہ واپس لے لے, جو میں کہہ رہا ہوں انہیں نہیں لینا چاہیے, تاکہ پتہ لگے کہ سیاسی طاقت کس کے پاس ہے زیادہ, سیاسی پاور شو کون زیادہ کر سکتا ہے. وہ واپس پی ڈی ایم اپنا فیصلہ واپس لے سکتی ہے, اور جو مذاکرات آج سے کچھ ہفتے پہلے پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان سسپینڈ ہو گئے تھے, وہ مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ پاکستان پہ دباؤ چین کا ہے, اس کے بعد جو دباؤ ہے وہ سعودی عرب کا ہے, اس کے بعد یورپی یونین کا پاکستان پہ دباؤ, اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری کا دباؤ ہے, اس کے بعد برطانیہ کا دباؤ ہے, اس کے بعد آپ پہ جو ہے نا روس کا دباؤ ہے, اس کے بعد آپ پہ گلف کنٹریز کا دباؤ. اس وقت پاکستانی حکومت پہ مختلف جو ممالک ہیں جو پاکستان کو وقتاً فوقتاً اور ہمیشہ مالی امداد دیتے رہتے ہیں, وہ دباؤ یہ ڈال رہے ہیں کہ آپ یہ جو میس کریٹ ہوا ہے اس وقت ملک کے اندر, بے یقینی پھیلی ہوئی ہے, اس کا سیاسی حل ڈھونڈیں. سیاسی حل پھر کیا ہوگا؟ سیاسی حل پہلے یہ ہوگا کہ دوبارہ مذاکرات ہوں گے اور الیکشن ہوگا, اور الیکشن کے بعد جس کو مینڈیٹ ملے گا وہ ملک جو اس وقت بمر میں پھنسا ہوا ہے تو وہ اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ مذاکرات ہو جائیں. جی ٹھیک ہے. اور پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے؟ پی ٹی آئی دیکھے, پی ٹی آئی نے پھر وہی سوچا ہے, خان صاحب کی جو قریبی حلقے ہیں وہ پھر یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے عوام میں جانے کا فیصلہ کیا ہے. لہٰذا پی ٹی آئی دوبارہ اپنے جو ہے نا وہ سیاسی جلسوں کو ترتیب دے گی, اور کل جو منڈے والے دن سپریم کورٹ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ملک بچایا. میں پہلے ویلاگ میں بھی کہہ چکا ہوں, پتہ نہیں آپ تک وہ پہنچا گا کیونکہ اس وقت تو موبائل کی جو انٹرنیٹ ہے وہ سروسز معطل تھی, تو انہوں نے ملک کو بچایا. اگر وہ نہ آتے تو آج ملک کا نقشہ اور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے چیف جسٹس جو ہے نا پاکستان کو عطا کرتا رہے. عمر عطا بندیال صاحب جیسے لوگ جو ہے نا, جیسے ان کا نام ہے عطا, اللہ تعالیٰ ایسے چیف جسٹس دے تاکہ وہ ملک کا سوچیں. اور ٹیلی کام سیکٹر کو تقریباً کچھ 12 سے 14 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. موبائل انٹرنیٹ سروسز کی بندش سے, اے ٹی ایم بند رہی, آپ کی سروسز جتنی کمیونیکیشن تھی وہ بند رہی, موبائل کی انٹرنیٹ بند رہی, پیپرز نہیں ہو سکے, آپ کے آن لائن جتنی ڈلیوری تھی وہ نہیں ہو سکی, آن لائن جو کیب بک کرتے تھے, جو اوبر ہے قریب ہے, وہ لوگ بے روزگار رہے, ڈرائیور جو ہے وہ گھروں تک محدود ہو گئے. تو پھر یہ جو نقصان ہوا یہ کس سے پورا ہوگا؟ یہ حکومت سے پورا ہوگا, یہ ذہن میں رکھیے گا. کیونکہ ملٹی نیشنل جو کمپنیاں آپ کے ملک میں انویسٹ کرتی ہیں تو ساورن گارنٹی اسٹیٹ کی ہوتی ہے. اسٹیٹ اس ٹائم ساورن گارنٹی دیتی ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, چاہے نون لیگ کی ہے, پیپلز پارٹی کی ہے. جو نقصان ہوگا وہ اسٹیٹ ذمہ دار ہوگی, اور اسٹیٹ اس نقصان کی ریمیڈی کرے گی. پھر وہ کہاں سے نکلے گا؟ معذرت کے ساتھ پھر وہی نکلے گا جو آپ پہ ٹیکسز لگتے ہیں نا, آپ کے ٹیکسز کی رقم ان کمپنیوں کو دی جائے گی, کیونکہ وہ ایک انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے پاکستان کے اندر تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو ریلیف دے سکے. تو اس کا نقصان بھی ہمیں ہی ہوگا, ہماری جیب سے ہی وہ ٹیکس کا پیسہ جائے گا اور ان کمپنیوں کو ملے گا. یہ کوئی عقل کی بات تو نہیں تھی. اچھا, جاتے وقت میں ایک بات کرنا چاہوں گا, خواجہ آصف صاحب نے جو ہے نا وہ ندامت کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ عثمان ڈار صاحب کی فیملی کے ساتھ پولیس نے جو کیا, ان کی خواتین کے ساتھ جو بے حرمتی کی گئی ہے, اور اس پہ انہوں نے معذرت کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ایک محلے میں پلے بڑے ہیں, میرے لیے عثمان ڈار کی والدہ جو ہے نا وہ بہن کی طرح, اگر مجھے اجازت دیں گے تو میں ان کے پاس جا کے معافی مانگ سکتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا اچھا جیسچر ہے.
اچھی ان کی طرف سے ایک پیشکش ہے، اس کو جو ہے عثمان ڈار صاحب کو کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے. یہ باتیں تھی، کوئی اور چیزیں آئیں گی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.